नमस्कार, मैं मनीषा कुमारी एमए हिंदी दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आज गया गाइडेंस प्रोग्राम के इस मंच से कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक कविता एक वृक्ष की हत्या लेकर प्रस्तुत हूँ। इस कविता के कवि है कुंवर नारायण। सबसे पहले कविता पढ़ने से पहले भी ये जरूरी है इस पर बात करना है कि एक वृक्ष की हत्या आखिर आज के समय में हम लोगों को के पाठ्य पुस्तक में क्यों लगी हुई है पढ़ने के लिए। तो जहां हम देख रहे हैं कि औद्योगिकरण और शहरीकरण से जो एक विषाद उत्पन्न हो रहा है समाज में, एक जहर उत्पन्न हो रहा है, हम देख रहे हैं कि कैसे कितना खराब माहौल बन चुका है, हर जगह पेड़ों की कटाई हो रही है। तो इससे एक केवल एक वृक्ष की हत्या नहीं होती है, इस वन की कटाई से, वृक्ष की कटाई से मानवता की हत्या हो रही है, मानव मृत प्राय हो गया है। तो यह कविता बेहद प्रासंगिक है, इसलिए आज हमें ये पढ़ने की आवश्यकता है। अब हम इस कविता के कवि के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम कवि परिचय पर बात करेंगे। तो इस कविता के कवि हैं कुंवर नारायण, जिन्हें नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ था और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2017 में हुई है। इनका जन्म स्थान फैजाबाद अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। इनकी शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए परास्नातक है। इन्हें विद्यापीठ पुरस्कार से भी, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कुंवर नारायण के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो 1950 के दशक में इन्होंने सर्वप्रथम अपना लेखन आरंभ किया। ये गे द्वारा संपादित तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि भी रहे हैं और इनकी कविता में आधुनिक बोध से उत्पन्न मृत मानवता की अभिव्यक्ति मिलती है। इनकी कविता में बौद्धिक गहराई, संवेदनशीलता आदि का बोध होता है। इनकी भाषा में प्रांजलता है, स्पष्टता है, इनकी भाषा में सहज प्रवाह है। कुंवर नारायण कला, सिनेमा, संगीत, दर्शन के भी मर्मज्ञ थे। इनकी एक बेहद खूबसूरत कविता है, कविता की जरूरत, इसे जरूर पढ़नी चाहिए लोगों को। अब हम जब कवि के बारे में जान रहे हैं तो कवि किस पृष्ठभूमि से आते हैं कि उन्होंने ऐसी कविता लिखी, तो इस पे बात करना भी बेहद आवश्यक हो जाता है। तो कवि नई कविता आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो नई कविता आंदोलन के बारे में जान लेना सबसे पहले हमें लगता है जरूरी है। तो नई कविता आंदोलन एक हिंदी साहित्य में, हिंदी कविता में एक नया आसमान का खुलना था। नई कविता आंदोलन या नई कविता जो शब्दावली थी, इसका प्रथम प्रयोग अज्ञे ने किया था 1952 में और इसे व्यवस्थित रूप जगदीश गुप्त दिए थे 1954 में एक पत्रिका का संपादन करते हुए। इसमें रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी अहम भूमिका निभाई थी। इस साहित्य का जो साहित्यिक आंदोलन हुआ, इसमें सबसे प्रमुख बात यह था कि ये प्रयोगवाद और प्रगतिवाद की से जुड़े होने के कारण और प्रभावित होते हुए भी ये अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता था। ये इसमें लघु मानवता की बात थी, इसमें शहरीकरण से जो नए तरह के तनाव पैदा हुए उसका बात किया गया है। इसमें अनुभूति की सच्चाई है और साथ साथ यथार्थ बोध की भी अभिव्यक्ति है। इस धारा में लघु मानव और मानव के जीवन में हर छोटी बड़ी घटनाओं का जिक्र किया गया है, कि जिक्र लिखा जा सकता है इस धारा की कविताओं में। अब हम मूल पाठ पर आते हैं। तो एक वृक्ष की हत्या, हम इसका पाठ करते हैं। अब के घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदरा तना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार। तो सबसे पहले यह है कि जो इसका शीर्षक है एक वृक्ष की हत्या, यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ तो है कि एक वृक्ष की हत्या हो रही है, लेकिन क्या यह केवल स्पष्ट ही है? इसके पीछे भी बहुत कुछ है। ये इसमें सांकेतिक दृष्टिकोण भी है कवि का। हम जब एक वृक्ष की हत्या की बात कर रहे हैं तो ये मानवता की हत्या है, केवल एक वृक्ष की हत्या नहीं है। इससे अगर प्रकृति नहीं रहेगी, अगर यहाँ पर हत्या शब्द से ही पहले हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम पेड़ों की कटाई नहीं है, यहाँ पर वृक्ष की हत्या लिखी हुई है, तो मतलब मानव हत्यारा हो चुका है अगर ऐसा वृक्ष की हत्या कर रहा है तो। क्योंकि वो समझ नहीं रहा है कि अगर हम प्रकृति का विनाश कर देंगे तो हम खुद कैसे रहेंगे, प्रकृति हमारा रक्षक है, हम कैसे रह पाएंगे। तो यहाँ पर कभी अपने घर लौटते हैं परदेश से, जरूर वो रोजगार के सिलसिले में ही परदेश गए होंगे।
तो उसमें लिखते हैं कि अब कि घर लौटा तो देखा वह नहीं था वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। वो घर लौटते हैं तो देखते हैं कि वह चौकीदार वृक्ष नहीं है जो हमेशा खड़ा रहता था, उसे चौकीदार की संज्ञा दे रहे हैं। मतलब वो प्रकृति को, वो वृक्ष को अपना रक्षक मान रहे हैं। यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वो हमेशा इन्हें मिलता था अपने घर के दरवाजे पर खड़ा, एकदम उसी तरीके से तैनात। इसका शरीर पुराना चमड़ा का हो गया था क्योंकि ये बहुत बूढ़ा, मतलब इसके अतीत के बारे में को स्मरण कर रहा है ये कि कितने वर्षों से वहां पर अडिग खड़ा था इनके दरवाजे पर। तो पुराने चमड़े का बना उनका शरीर, वही सख्त जान चूरियोदार खुरदरा तना मैला कुचैला। मतलब पुराना तो हो गया था ये, लेकिन इसमें जान उसमें अभी भी वही शक्ति के साथ थी, वो कमजोर नहीं पड़ा था। और पुराने होने के कारण वृक्ष झुर्रीदार हो चुका था, उसका तना जो था मैला कुचैला हो चुका था। राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, एक डाल, मतलब ये पूरा उसका चित्रण कर रहे हैं, दृश्यात्मकता की यहाँ पर बोध हो रही है कविता में कि राइफल सी एक सूखी डाल, एक डाल जो है उसकी राइफल से लग रही है, तो वो राइफल से घर का कवि का सबके रक्षा करता था वो पेड़। तो कवि यहाँ पर अपने स्मरण के आधार पर बता रहे हैं। और एक जो ऊपर का, नीचे तो एक राइफल से एक सूखी डाल है, लेकिन ऊपर अभी कुछ हरा फूल पत्ती बचा हुआ है, जिसके कारण वैसा लग रहा है कि पगड़ी है पहने हुए है। पाँव में फटा पुराना जूता चरमराता लेकिन अक्कड़ बलबूता। जो जड़ है, जो ऊपर का जो जड़ है वो फटा पुराना हो चुका है, नीचे का जो जड़ है वो फटा पुराना हो चुका है, चरमरा रहा है, लेकिन जो बलबूता है उसका वही अक्खड़पन के साथ खड़ा है, अडिग खड़ा है। बारिश में, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। यहाँ पर वफादारी की बात कर रहे हैं कवि कि ये पेड़ या प्रकृति जो है वो कितना वफादार होता है कि धूप में भी खड़ा रहता है, बारिश में भी, गर्मी में भी, सर्दी में भी, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। यहाँ पर कवि जब दोस्त कह रहे हैं वृक्ष को, तो यहाँ पर सहअस्तित्व, प्रकृति के साथ सहअस्तित्व का बोध हो रहा है। जब हम आज भी एक ऐसे समाज, आदिवासी समुदाय की बात करते हैं तो देखते हैं कि वो कैसे प्रकृति के साथ दोस्ताना संबंध रखते हैं, मानवता का संबंध रखते हैं, उन्हें प्रकृति उन्हें अलग नहीं अपने से समझते हैं, उनके साथ सहअस्तित्व की भावना रखते हैं, साहचर्य की भावना रखते हैं। तो यहाँ पर लेखक प्रकृति को दोस्त कह रहे हैं। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में, लेखक वहां आते हैं और पल भर के लिए उसको दोस्त कहते हुए उसकी ठंडी छांव में बैठ सुस्ता लेते हैं। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जाने दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। ये कह रहे हैं कि कहीं हमारे मन में हमेशा से एक डर था, एक अंदेशा था, अंदेशा में एक जानी दुश्मन बैठा हुआ था शुरू से ही कि घर को बचाना है लुटेरों से। घर है, घर को हम किससे बचाने के, किससे रक्षा करने की सोचते हैं, लुटेरों से। शहर को बचाना है नादिरों से, नादिर साहब कहीं फिर से ना आ जाए और लूट ले हमारे शहरों को, हमारे भारत को, इसलिए शहर को बचाना है नादिरों से। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कह रहे हैं कि इनकी कविता में देशभक्ति की भी भावना आ रही है कि देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। तो देश का दुश्मन केवल आतंकवादी जो दूसरे देश के हो हैं या कहीं के भी हैं वो नहीं है, देश के दुश्मन यहाँ खुद भी यहाँ के लोग बन रहे हैं। अगर उनके भीतर की संवेदनशीलता की मृत्यु हो रही है तो वो मानवता के दुश्मन बन रहे हैं। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। कभी कह रहे हैं कि नदियां जो आज संकरी होती जा रही हैं, नदियों की जगह में मकान बन रहे हैं, फैक्ट्रियां बन रही हैं, तो उनसे वो संकरी होते जा रहे हैं, वो नाला के रूप में आ रहे हैं। तो हमें नाला बनने से उन्हें बचाना है, उन्हें उनका सहज प्रवाह, उनकी मुक्ति में ही उनका अस्तित्व है। तो हमें बचाना है अभी नदियों को। हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। आज जो औद्योगिकरण के कारण केवल धुआं आसमान में फैल रहा है, तो उससे हमें बचाना है हवा को, नहीं तो हम कैसे सांस ले पाएंगे। खाने को जहर हो जाने से, खाद्य पदार्थ में भी अब मिलावट या रासायनिक पदार्थ से उसका जो पोषण किया जाता है खेतों में, उनसे कारण जो खाना बन रहा है वो जहर हो जा रहा है, पानी जो है वो जहर हो जा रहा है। तो हमें बचाना है उन सभी को। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। यह दो लाइन इस कविता की आत्मा है।
इसमें कवि कह रहे हैं कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो बरसात कैसे होगी, पानी कैसे जमीन में रहेगी, और पानी नहीं रहेगी तो जीवन रूपी इस बगिया में कैसे फूल खिलेंगे, कैसे, ये तो रेत के कांटे फिर यहाँ उगने लगेंगे, ये मरुस्थल बन जाएगा, मरुभूमि बन जाएगी ये जमीन। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। और ये सब, ये प्रकृति, ये फूल सब कैसे बचेंगे, जब मनुष्य बचेगा, मनुष्य के भीतर की मनुष्यता बचेगी, उसके भीतर के जंगलीपन का नाश होगा। इसलिए कभी एक चेतावनी दे रहे हैं, कभी एक गुहार भी लगा रहे हैं, पुकार भी लगा रहे हैं कि बचा लो मनुष्य को जंगल हो जाने से, अपने भीतर की मनुष्यता को बचा लो। अब हम कविता के अगले कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। तो शीर्षक पे बात करना था। तो मैंने पहले ही बताया कि ये शीर्षक, इसमें ये आधुनिकता से उपजे विध्वंस के फलस्वरूप सिर्फ वृक्ष की हत्या नहीं हो रही है, बल्कि संवेदना की हत्या हो रही है, मानवता की हत्या हो रही है। संपूर्ण सृष्टि के विनाश हेतु रास्ता तलाशा जा रहा है। इसे लिखते हुए कवि दुख में विदीर्ण हुआ आवासित हो रहे हैं। और बाकी कविता की पंक्तियों को मैंने एक एक पद्यांश में लिखा है और उसका भावार्थ भी वहीं पे शामिल करते गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। अभी मैंने जो समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पद्यांश 1 था, ये पद्यांश 2 है और इसका भावार्थ भी यहीं पे है। पद्यांश 3 है, 4 है, मैंने छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया है कविता को। 5 है। अब हम कविता के काव्य सौंदर्य पे बात करते हैं, क्योंकि किसी भी कविता को समझने के लिए सबसे आवश्यक होता है कि उसके काव्य सौंदर्य क्या है। तो काव्य सौंदर्य को साहित्य में 2 भागों में बांटा गया है, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो भाव पक्ष में उनका पहला बिंदु हमने यहाँ पर लिखा है प्रकृति का मानवीकरण। तो कवि यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण करते नजर आ रहे हैं। उपरोक्त कविता में कवि दरवाजे पर खड़े पेड़ का स्मरण कर रहे हैं, जो अभी नहीं है अथवा जिसकी हत्या हो चुकी है। वे उसे चौकीदार की संज्ञा देते हुए उसके संपूर्ण हुलिये का वर्णन करते हैं कि वो उसकी एक सूखी डाल है, उसका फटा पुराना जूता वो पहने हुए है, उसके ऊपर एक पगड़ी है फूल पत्तेदार की। तो यहाँ पर यही समझ में आ रहा है कि कवि यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण करते नजर आ रहे हैं। कवि यहाँ पर प्रकृति को मानव से अलग नहीं, इतर नहीं महसूस कर रहे हैं। मतलब ये कवि के भीतर की संवेदना को यहाँ पर देखिए कि कितना इनका हृदय दुख से विदीर्ण हुआ होगा जब एक पेड़ की हत्या हुई होगी। और साथ ही यह भी इनके भीतर चेतना आई होगी कि अगर ऐसे ही पेड़ की हत्या होती रहेगी, ऐसे ही वृक्ष की हत्या होती रहेगी, तो प्रकृति फिर जो हमारी रक्षक है, हमारा रक्षक है, वो कैसे है हमारे सामने, मतलब हम कैसे फिर जी पाएंगे, वो कैसे हमारा रक्षा कर पाएगी। अब दूसरा बिंदु है सहअस्तित्व की भावना। तो पेड़ को दोस्त कहकर पुकारना कविता में प्रकृति के साथ सहअस्तित्व की भावना को, मानव के भीतर की संवेदना से उपजे अनुपम रिश्ते को परिभाषित कर रहा है। हम देख रहे हैं कि आदिवासी समुदाय अभी भी, जैसे एली सेक्का की कहानी झालो नाचेगी गाएगी, वहां आप देख सकते हैं कि झालो नाचती गाती नहीं है जब तक बारिश नहीं होता है। वो बारिश होने पर नाचने गाने की बात करती है। तो यहाँ पर प्रकृति के साथ दोस्ताना संबंध है ना, कि प्रकृति एक अलग मतलब मानव से बेजाय चीज है, यहाँ वस्तु है। प्रकृति को यहाँ पर वस्तु नहीं, प्रकृति को यहाँ जीता जागता मनुष्य समझा जा रहा है और कभी यही समझ रहे हैं। और दोस्त एक भरोसेमंद दोस्त कर रहे हैं जो इनकी रक्षा कर रहा है, जो चौकीदार की तरह खड़ा है। तीसरा बिंदु है प्रकृति की सुरक्षा तथा उसकी जरूरत हेतु आगाह करना। कभी यहाँ पर केवल अपने हृदय में उपजे दुख को ही नहीं अभिव्यक्त कर रहे हैं, बल्कि कभी आज के समाज को, जो कि कभी कब की ये लिख चुके हैं, लेकिन ये 2026 में भी उतना ही प्रासंगिक है और शायद आने वाले समय में भी प्रासंगिक होगा कि प्रकृति की कितनी जरूरत है हमें। हम उसकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं तो हम अपना ही विध्वंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेना ये जरूरी है कि कभी नदियों को नाला हो जाने से बचाने हेतु आगाह कर रहे हैं, खाने को जहर हो जाने से बचाने हेतु आवाज लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर खाना जहर हो जाएगा तो हम तो मर जाएंगे, फिर प्रकृति ये संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाएगा, यहाँ रहेगा कौन, ये रहने लायक, यहाँ सांस लेना कठिन हो जाएगा अगर हवा जहर हो जाएगी तो। इसलिए कभी बार बार कह रहे हैं कि जंगल को जंगल रहने दो, उसे मरुभूमि होने से बचा लो, मनुष्य को जंगल होने से बचा लो, अर्थात मनुष्य को पाशविक और असंवेदनशील होने से बचाने हेतु कभी आग्रह कर रहे हैं, कभी पुकार लगा रहे हैं, कभी गुहार लगा रहे हैं, कभी एक चेतावनी भी दे रहे हैं, ये बचा लो। जिस लहजे में कवि ने लिखा है, जिस प्रवाह में कवि ने लिखा है, हमें उस प्रवाह को महसूस करने की जरूरत है। केवल हमें कविता का पाठ करना भर ही कवि का मकसद नहीं है कि कोई
इनकी कविता को पठनीय माने। पठनीय के साथ साथ अपने जब तक मनुष्य के भीतर कोई संवेदनशीलता का जन्म नहीं होगा तब तक ये कविता एक तरह से बेकार मानी जाएगी। इसलिए कविता पढ़ते हुए हमें अपने भीतर यह सोचना है, अपने भीतर इस चेतना को जागृत करना है कि हमें प्रकृति को की रक्षा कैसे करनी है। व्यष्टि से समष्टि की ओर चौथा बिंदु है भाव पक्ष का। इसमें एक कवि कह रहे हैं कि एक वृक्ष की हत्या कवि के अकेले का दुख नहीं है, वरन वह समस्त सृष्टि के नाश हो जाने की एक नन्ही सी झलक है। वह प्रमाण है कि अगर ऐसा ही होगा तब समस्त मानवीय सभ्यता का अंत हो जाएगा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि केवल एक वृक्ष की हत्या केवल अकेले कवि की हत्या यहाँ पर कविता प्रस्तुत नहीं कर रही है। कविता यह प्रस्तुत कर रही है कि अगर एक वृक्ष की हत्या हुई ऐसे ऐसे ही कई और वृक्ष की हत्या होंगी और फिर धीरे धीरे संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाएगा, संपूर्ण धरती का नाश हो जाएगा। फिर मनुष्य यहाँ रहेगा कैसे? मानवता तो बचेगी ही नहीं। क्या मतलब प्रकृति से जब हमारा लगाव है, हमारा जुड़ाव है, प्रकृति जब हमें इतना कुछ दे रही है तो हम प्रकृति को कब देंगे? यह सोचने हेतु भी ये कविता हमें प्रभावित, इस सोचने हेतु भी हमें ये कविता मजबूर कर रही है। और यहाँ पर व्यष्टि से समष्टि की ओर की भावना है। केवल अकेले कवि यहाँ पर केवल अपने प्रकृति को अपना रक्षण संबोधित नहीं कर रहा है, कभी प्रकृति को अपने जरिए संपूर्ण सृष्टि का रक्षक संबोधित कर रहा है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति से संपूर्ण समाज, संपूर्ण सृष्टि की बात कवि कर रहे हैं। अब हम काव्य सौंदर्य के दूसरे पक्ष की बात करते हैं, कला पक्ष। कला पक्ष में हम देखते हैं तो कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। जब कवि कविता में उसे दोस्त कह के संबोधित कर रहे हैं तो कवि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं और वृक्ष को, प्रकृति को कवि मानव की तरह ही उससे व्यवहार कर रहे हैं। भाषा शैली की बात करते हैं तो भाषा शैली साहित्यिक हिंदी है, बोलचाल की भाषा है, भाषा में सहजता है, प्रांजलता है, भाषा पद्यात्मक है, भाषा में सहज प्रवाह है, दृश्यात्मकता है, चित्रात्मकता है। क्योंकि जब हम उसके वेशभूषे का पूरा वर्णन कर रहे हैं, कवि जब कर रहे हैं हम उसको समझ रहे हैं तो कि कैसे उसका हाथ एक टहनी है जो राइफल की तरह लग रही है, उसका वो जूता पहने हुए है। तो ये केवल हम पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ नहीं रहे हैं, हम इसे महसूस कर रहे हैं। हम अपने मेरे आंखों के सामने एक दृश्य उभर रहा है, एक चित्र उभर रहा है। बिंब एवं प्रतीक, चौकीदार का संपूर्ण हुलिया प्रस्तुत करना कविता में प्रतीकात्मकता व बिंब विधान की उपस्थिति को दर्शाता है। अब हम निष्कर्ष पे आ गए हैं। तो निष्कर्ष यही है इस कविता की कि कुंवर नारायण ने यह कविता लिखी है और यह एक मरती संवेदना जो वर्तमान समय में औद्योगिकरण और शहरीकरण के उपज से जो मानव के भीतर संवेदनाएं मृत प्राय होती जा रही हैं, उसे बचाने की एक पुकार कवि लगा रहे हैं। यहाँ पर कवि हताश है, निराश है, साथ ही वह प्रकृति को बचाए रखने हैं तो पुकार भी लगा रहे हैं। यो केवल हताश और निराश होकर यही नहीं सोचे, केवल बैठ नहीं जा रहे या केवल रो नहीं रहे, बल्कि वह साहित्य का सही प्रयोग करते हुए कि साहित्य समाज का दर्पण है, जो समाज का सत्य है उसे यहाँ पर साहित्य के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। और साथ ही साहित्य कैसे एक साहित्य की सृजनता के माध्यम से हम कैसे समाज को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम खुशहाल बना सकते हैं, हम समाज को कैसे चेतावनी दे सकते हैं, यह बात भी कवि कर रहे हैं। यहाँ पर कवि यहाँ पर सहअस्तित्व की भावना को बचाए रखने हेतु भी जोर दे रहे हैं। कवि जंगल को मरुस्थल होने से बचाना चाहते हैं। इस आधुनिक युग में मानवीयता पर हावी होते जंगलीपन से मनुष्य को बचाने के लिए कवि आवाज लगा रहे हैं। वे प्रकृति को बचाकर समस्त मानवता को बचाना चाहते हैं। कवि धरती को बचाना चाहते हैं, कवि व्यक्ति को बचाना चाहते हैं, एक व्यक्ति से संपूर्ण संसार को कवि बचाना चाहते हैं। धन्यवाद।